हेलो साथियों। ला जीएस बिहार वाला में आपका स्वागत है। हम लोग जो पढ़े हुए थे भारत में यूरोपियों का आगमन, उसकी हम लोग भूमिका देख लिए हुए थे। उसके बाद में भारत में यूरोपीय कंपनी का जो आगमन होता है, सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले पुर्तगाल 1498 में, उसके बाद डच आते हैं 1595 में, फिर उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में, उसके बाद डेनमार्क आती है, उसके बाद में फ्रेंच यानी फ्रांसीसी जो 1664 में। ये सारा चीज़ें हम लोग देख लिए थे। पुर्तगाल भी हम लोग पढ़ ही लिए थे, जो कि पुर्तगाल के वास्को डी गामा, ये सब चीज़ हम लोग देख ही लिए हुए थे। पुर्तगाल के जो खोज किया था वास्को डी गामा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ ही लिए थे। फिर हम लोग पुर्तगाल का जो वायसराय था, उसको भी हम लोग पढ़ ही लिए थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर जो आया था, यहीं जो आया था। शांत जल की नीति भी लाया, वाटर जिसको ब्लू पॉलिसी भी कहा जाता है। ये सारा चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हुए थे। जो अब हम लोग को पढ़ना था, वो अगला जो था वो डच का आगमन। अब डच का आगमन कैसे होता है, ये हम लोग को देखना था। डच यानी कि हालैंड, डच या हालैंड यानी अभी वर्तमान समय में इसको कहिए नीदरलैंड के ये सब निवासी थे। नीदरलैंड के रहने वाले थे डच। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात बता दे कि भारत की जो खोज किया था वो 1498 में वास्को डी गामा किया था, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। अमेरिका का जो खोज हुआ 1494 में, उसका जो खोजकर्ता था वो था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन का निवासी रहने वाला था। उसके बाद में केप ऑफ गुड होप, जो कि दक्षिण अफ्रीका इस समय है, जो 1487 में, इसका जो खोजकर्ता था वो बार्थोलोम्यू डियाज, यानी कि जो पुर्तगाली निवासी था, पुर्तगाल का रहने वाला था। फिर उसके बाद में एग्जाम में ये भी देखने को मिल रहा है कई बार, ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता कौन था, कब हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया का खोज जो हुआ वो 1770 में हुआ। कौन किया था? तो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, ब्रिटेन निवासी था। फिर उसके बाद में यह भी पूछ लिया जाता है न्यूजीलैंड का कौन खोज करता है 1642 में? ए, एस्मान, जो कि हालैंड का रहने वाला था। ठीक, तस्मान खोज किया हुआ था, सॉरी। हालैंड मतलब जो न्यूजीलैंड का जो खोज करता था, ये तस्मान था हालैंड का। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिसका हम लोग डच के बारे में जानना था। डच जो है, ये नीदरलैंड के निवासी थे। कार्नेलियस डेस्टमान डेस्टमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान जो कि हुआ वो 1596 ईस्वी में होता है, जो कि पूर्वी जगत में वो पहुंचा। तदोपरांत तदोपरांत डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई सामुद्रिक यात्राएं संपन्न की हुई थी। अंततः उनको 1602 ईस्वी में डच जो सांसद था, वो डच सांसदों द्वारा एक पारित प्रस्ताव, जिसके तहत उन्होंने बीरेन 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 गदे ओस्ट इंडसे, अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। इस प्रस्ताव द्वारा डच सांसद ने कंपनी के 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, युद्ध छेड़ने और संधि करने, भूमि प्राप्त करने या दुर्ग बनाने का अधिकार पत्र दिया। फिर उसके बाद में होता क्या है कि संयुक्त पूंजी से 65 लाख गिल्डर देकर कंपनी संचालन डच के अनुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड बनता है। 17 सदस्यीय एक बोर्ड बनता है, जिसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति होते थे, जो कि डच के होते थे। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां जो की गई थी, वो कहाँ कहाँ किया गया था। तो सबसे पहले वर्तमान में किया गया था, उसको हम लोग देखते हैं, मसूलीपट्टम, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, जो कि 1605 ईस्वी में किया गया था। दूसरी बात कि पुलिकट, जो कि तमिलनाडु में 1610 में किया गया था। सूरत,
यानी जो गुजरात में है 1616 में किया गया था। बीमलीपट्टम जो आंध्र प्रदेश में है 1641 में किया गया। चिनसुरा जो कि बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, इसको किया गया 1653 में। फिर उसके बाद में बालासोर, बालासोर यानी उड़ीसा में है, उस जो कि 1658 में इसके स्थापना होती है। कोच्चिन में जो कि केरल में है 1663 में होती है। फिर कराईकार में होती है, फिर विमलीपट्टम में होती है, फिर पटना में भी होती है जो कि बिहार में है। आइए अब हम लोग डचों के जो व्यापारिक केंद्र था वो कहाँ से क्या ले जाते थे। अब मछलीपट्टनम जैसे जगह से सूरत डचों द्वारा मतलब वहां से वो लोग नील नील निर्यात करते थे। बंगाल के डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली जो प्रमुख वस्तुएं थे, सूती कपड़ा करते थे, रेशम, अफीम, सोरा वहां से ले जाते थे। भारत में जो डचों द्वारा निर्यात की जाने प्रमुख वस्तुएं थे वो नील नील था, सोरा था, मसाले थे, कच्चे रेशम, सीसा, अफीम उफीम इत्यादि वो लेकर जाते थे। फिर ये भारत से अफीम जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जो डच डच फैक्ट्रियों का प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। डच कंपनी डच कंपनी जो होती थी, एक कह लीजिए कि पुर्तगाली के बाद ये दूसरा स्थापित यहाँ पर डच जो आए थे वो थे। इसी के बारे में हम लोग डचों द्वारा जो भड़ौच बंदरगाह, जो कि ये भड़ौच जो है जो कि गुजरात में है, वहां से कपड़े उपड़ों का निर्यात करते थे। फिर उसके बाद में पोर्टो नोवा का एक समुद्र जो होता था, वो पोर्टो नोवा एक मतलब समृद्ध जो था, पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था, वहां से ये लोग ले जाते थे अपना। ऐसे फिर डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। डच जब तक मतलब आते हैं इंडिया में, उसके पहले पुर्तगालियों का पूर्वी पूर्वी व्यापार पर पूरा अधिकार जमा रखा था। डच फिर करते क्या है कि काली डच जो है काली मिर्च एवं अन्य मसालों का व्यापार होते इंडोनेशिया पर निर्भर थे। ये सिर्फ सिर्फ मतलब मसालों का ही व्यापार करते थे और वो भी इंडोनेशिया पर ही निर्भर थे। फिर पुर्तगालियों से और डचों के बीच जो संघर्ष बढ़ता है, वो दोनों में आपसी मतभेद होती है एकाधिकार जमाने के लिए। फिर उसके बाद में 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। डच जो आए थे वो अपने साथ नाये भी लेकर आए थे, जिसके चलते 1605 में पुर्तगालियों को पराजित करता है। उसके बाद में अम अम्बायना अम्बायना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज में उन्हें हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर फिर कब्जा कर लेता है डचों ने। फिर बंटेबिया नामक नगर बसाता है। फिर 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद में 1658 ईस्वी में सिलोन, यानी उस समय इस जो अभी प्रेजेंट टाइम इसका जो नाम है वर्तमान समय सिलोन, सिलोन उस समय हुआ करता था जिसको अभी श्रीलंका कहा जाता था, अंतिम पुर्तगाली बस्ती व अधिकार जमा लिया। फिर उसके बाद में व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर गुजरात के कोरोमंडल तट पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर भारत में उनकी महत्वपूर्ण जो कोठियां थी मुसलीपट्टम में थी, कराईकल में थी, बड़ानगर, बलासोर में, कोच्चिन में खुली। फिर डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की और कुछ ही दिन बाद वो मतलब डच पिपली से बालासोर चला गया। वहाँ पर जो पिपली में खुला वो सक्सेस नहीं हुआ, फिर वो बालासोर चला गया जो कि पश्चिम बंगाल, बालासोर में चला गया जो कि बंगाल में था। फिर उसके बाद में अपनी फैक्ट्री स्थापित डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद में बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। जब सही ढंग से अगर व्यापार इनका शुरू हुआ तो सबसे इनका जो
सक्सेस जो रहा वो हुगली के निकट जो चिनसूरा में उनका फैक्ट्री बैठाते हैं वो अपना, तो वहां से इन्होंने व्यापार में मुनाफा कमाना शुरू करते हैं। फिर चिनसूरा में डचों ने गुस्ताबुस नामक किले का निर्माण किया चिनसूरा में, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार पटना में फैक्ट्री स्थापित की। मलाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कलानौर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, भारत यहाँ पर जो पटना पटना में जो किया गया था, ये क्वेश्चन आता है भारत में फ्रांसीसियो का जो, क्योंकि भारत में बार बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ये कई बार बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि जिसका आंसर होगा 1632 में। बंगाल में समृद्ध बाजार की तरफ से आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए थे, लेकिन जारी रहा उनका संघर्ष। यदि वो बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी से प्राप्त हुआ। जब 1632 में जब सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश हुआ, उसी समय पटना में डच फैक्ट्रियों की स्थापना भी हुई 1632 में। उसके बाद में हुआ क्या कि सक्सेस नहीं रहा ये जो पटना में डच ने जो कंपनियां लगाई, उसके बाद में ये सक्सेस नहीं रहा। डच फैक्ट्रियों का स्थापना संबंधी तो ये किए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष मतलब उनको बंद करना पड़ा, वो चल नहीं पाया। वर्तमान में डच फैक्ट्रियों का वो जो स्थान है जहां पर डच ने अपना फैक्ट्री लगा रखा था, वो आज के समय में जो स्थान है पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जो कि एनआईटी मोड़ के आप जाइएगा अशोक राजपथ, तो वहीं पटना कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी जो देखिएगा तो वहाँ पर गंगा जी के किनारे बना हुआ है, जहाँ पर एनआईटी मोड़, उसके बाद में काली घाट, जब देखिएगा ये सब कॉरिडोर आज बन गया है, वो स्थापित था। फिर उसके बाद में यहाँ पर होता क्या है कि डच व्यापारी कब करने लगते हैं, व्यापारिक उद्देश्य से भारत में जो डच आए रहते थे वो 1602 में, फिर उसके बाद में अपना व्यापार करते हैं। फिर डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों को नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। वो तो पुर्तगालियों को हरा तो दिए थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने डचों ने नहीं टिक पाए। फिर उसके बाद में 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य एक बेदरा का युद्ध होता है। ये बेदरा का युद्ध एग्जाम में कई बार मिलेगा आपको देखने को कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 में हुआ था। किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसे डच पराजित हुए और अंग्रेज जीतते हैं वहां पर। भारत में फिर अंतिम रूप से पतन हो गया इनका, ये डच चले जाते हैं। इसी युद्ध में अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व करता था, जो कि डच और अंग्रेजों के बीच जो लड़ाई हुई रहती है बेदरा का, इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता था वो रॉबर्ट क्लाइव था। वही क्लाइव जो कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से मतलब भारत से निष्कासित कर दिया कि वो भारत से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। फिर डच का जो पतन होता है, पतन का जो जिम्मेदार होता है उसका अंग्रेजों की तुलना में नौ शक्ति में वो कमजोर थे, उतना मजबूत नहीं थे वो, उनका राजनीतिक उतना पकड़ नहीं था, वो अपने धर्म के प्रति उतना मतलब राजनीतिक धार्मिक कह लीजिए, वो ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देते थे। उसके बाद में उनका मेन मुद्दा जो था वो व्यापारी करना और मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, ये उनका मेन ये मोटो रहा। फिर आर्थिक स्थिति उनका कमजोर होना था। फिर उन्होंने क्या किया, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाना आदि माना जाता है उनका। डच ने भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया, वो अदर कहीं ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा अगर वो ध्यान दिया तो सिर्फ अपना वो व्यापार पर ही ध्यान दिया। उन्होंने फिर यहाँ की राजनीतिक में न तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही कभी रुचि लिया, इसीलिए वो अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए।
ठीक है साथियों, यही रहा डचों का। जो भी रहा, ये ज़्यादा मतलब इधर उधर ध्यान नहीं दिए, अपने व्यापारिक पर ही दिए। फिर उसके बाद में इनके बीच जो होता है अंग्रेज का, फिर अपना आ जाता है। फिर हम लोग उसके बाद में अंग्रेज पढ़ेंगे, उसके बाद डेनिस पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंग्रेज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए।